गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम लोग करेंगे तो कोर ही स्टार्ट। अब कोर के 3-4 सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। साइंस को उसमें मतलब वो अलग है, ठीक है। ये कोर सब्जेक्ट है। सीजीजीएस अलग है, कल्चर उधर छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सीजीजीएस जब चालू करेंगे तो वहाँ पर किसी से भी चालू कर सकते हैं, हिस्ट्री कल्चर जो भी है वहाँ से। इसमें से क्या पढ़ना है बताओ, तो जो पढ़ना है वहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप जैसा बोलो। ज्योग्राफी वाले कितने वोटिंग, आज सच में वोटिंग मानूंगा। नो मैंस लैंड में आ गए क्या हम लोग। ज्योग्राफी तब इतना हाथ उठा दोगे तो फिर क्या हो गया। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं उसी से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे न्यू सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी। ये फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा इस सेशन का। ओके, सो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या होता है ज्योग्राफी, ये सब चीज़ बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसको हम लोग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली समझते हैं। जो हमको सीजीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में आप जो पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हो, तो वहाँ पर क्या डिमांड होती है और किस तरीके से सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसा होगा और साथ में इसमें एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है। एग्जाम में इस पेपर की डिमांड क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है और किस किस एरिया पे यूज होता है। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस है या ऐसा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है एग्जाम में। अगर डायरेक्टली देखेंगे, अगर डायरेक्टली देखोगे आपको तो लगभग 170 मार्क्स, सॉरी 125 मार्क्स प्लस ऐसे में जो एक क्वेश्चन आता है, लगभग ऐसे एक क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी से आता है, या कोई ना कोई एक ऐसे होगा जिसमें आप ज्योग्राफी को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो पेपर को पहले थोड़ा अच्छे से समझ लेना है कि किस तरीके से दिखेगा। जब हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम की, तो पेपर नंबर कौन सा है, 5, पेपर 5 उसका पार्ट 2 और पार्ट 3, ये दोनों ही ज्योग्राफी से डील करता है, ठीक है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो सीजीपीएससी की हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये दोनों ही पोर्शन पे आपका दिखेगा, पेपर 2 और पेपर 3 पे, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो GS1 है वहाँ पर ज्योग्राफी है। यूपीएससी में GS1 पे ज्योग्राफी है और यहाँ पर हमारे सीजीपीएससी का देखेंगे तो पेपर 5 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा कि दोनों ही एग्जाम के लिए वो आपका इंडियन ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि अब जो नेचर बदला हुआ है एग्जाम्स का, वहाँ पर उन चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से पहले पढ़ेंगे, जो बच्चे यूपीएससी के हैं उनको अलग से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मैं उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से लूँगा जब हम लोगों का ये फिनिश होगा, जब उनके पीरियड्स आते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टार्ट इन दोनों ही एग्जाम में उसकी इंपॉर्टेंस है और उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी इन टोटल आप ये मान लो कि आपको एक ऐसे जो होगा एग्जाम में वो उसका ओरिएंटेशन ज्योग्राफी ही होगा। डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। लास्ट ईयर आया था नेचुरल रिसोर्स क्लाइमेट चेंज, तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से वहाँ से आएगा ही आएगा एग्जाम पे, पक्का है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट में बात करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में वो तो है ही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट में तो वो है ही है। इसके बाद जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पर भी ज्योग्राफी का हेल्प चाहिए होता है। जब हम लोग इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जब जैसे बायोडाइवर्सिटी ही पढ़ना है तो किसी लोकेशन की बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, तो उस लोकेशन के रिस्पेक्ट में आपको पहले से पता होगा किस तरह का फॉरेस्ट है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी, जिसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा पहले, वेजिटेशन। वेजिटेशन टॉपिक कहाँ पर पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपका वो बहुत, अगर बात करें फंडामेंटल तैयार करने के लिए काम भी देता है।
आगे के सब्जेक्ट्स कई सारे इसी से बिल्ट होते हैं और इसी के अप्रोप्रिएटली चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको अच्छे से। इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है और एक लिंक क्या है ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी के जो लिंक्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं। नाउ तो फर्स्ट द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर आवर एग्जामिनेशन इज divided into the three halves. The first part is physical geography. Physical geography. ठीक है, the second part of syllabus will deal with economic geography. Economic geography. And the third part of syllabus is human geography. जिस जिस पोर्शन पे ऐसे कुछ अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से एसोसिएटेड होंगे, उस कॉन्सेप्ट को मैं वहीं पे बताते हुए चलूंगा ताकि वो इंडियन ज्योग्राफी में आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, तो तीन पोर्शन है, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टॉपिक जो स्टार्ट होगा सबसे पहले वो होगा लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लोकेशन, extension and its importance the location, extension and its importance in context of India. Clear है? The second topic will be borders of India. लिखते ही चलेंगे साथ साथ, borders of India. ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटर स्टेट बॉर्डर्स, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर मोर सिग्निफिकेंटली विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ये रफ कॉपी में कहाँ से आ गया था? ये कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, अच्छा, लेके नहीं आया। ओके, तो उसका क्या होगा आपका बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बॉर्डर्स के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक यहाँ पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लोकेशन, एक्सटेंशन एंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बॉर्डर्स यहाँ पर भी पढ़ना होता है और साथ में हमको पेपर 7 पार्ट 2 में भी यूज है। ठीक है, और वहाँ पर अगर बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशन के रिस्पेक्ट में बॉर्डर्स को हमको अच्छे से देखना है। ओके, इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और बात करेंगे हम लोग इस पर रॉक स्ट्रक्चर एंड रॉक रिलेटेड स्टडीज करेंगे, जो भी हमारे रॉक्स हैं। क्योंकि जो भी चीज़ बना हुआ है उसी लैंड, जो भी लैंड है, सबसे पहले लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? रॉक, और उसी के ऊपर ये पूरा लैंड हमारा डेवलप हुआ है। तो रॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, पहले क्या पढ़ते हैं इसमें? रॉक्स, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाद द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा? ड्रेनेज। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब किस तरीके से रिवर सिस्टम है, कहाँ कहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, और वो भी रिवर का फ्लो वगैरह किस पे डिपेंड करता है? उस रॉक पे डिपेंड करता है कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके हिसाब से रिवर कहाँ फ्लो करेंगे और कैसी अपनी नेटवर्क बनाएगी, द नेटवर्क ऑफ रिवर। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द बेसिन रीजन। ठीक है, तो वो किस तरीके से डेवलप होगा, दैट वी स्टडी अंडर द ड्रेनेज। ड्रेनेज के बाद जाएंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिजिकल डिवीजन बोलते हैं इसको, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, हर साल आपको एक क्वेश्चन जो मिलना ही मिलना है वो तो इससे आता ही है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिर विल एक्चुअली टॉक अबाउट द कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजियोग्राफी के बाद हियर वी ऑल्सो हैव द टॉपिक कॉल्ड, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया and the complete climatology of India. After climate, the next chapter will be vegetation. Sorry, before vegetation, write down soils.
दिस ईयर आई विल टीच द सॉइल अप फ्रंट। क्या है यहाँ पर? सॉइल्स। तो अगला टॉपिक क्या होगा? सॉइल। के बाद आएगा टॉपिक वेजिटेशन। ये जो टॉपिक है वेजिटेशन, जिसको हम फॉरेस्ट भी बोलेंगे, ठीक है, इसका कई एस्पेक्ट है। दिस टॉपिक यू रिक्वायर्ड इन एन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत जगह में इस टॉपिक का हम लोगों को यूज मिलेगा। वो इकोनॉमी का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, हर जगह का पार्ट है। तो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग? फॉरेस्ट, वेजिटेशन। तो उसको हम फिजिकल में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो वेजिटेशन, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, क्या क्या है? लोकेशन, एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंस, बॉर्डर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन। उसके बाद करते हैं इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक इकोनॉमिक पार्ट है जिसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर विच डिफाइंस आवर कंट्री। अभी जो हमारा नेशन जैसा है वो पूरा इस एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड है। ठीक है, सो वी हैव एग्रीकल्चर, टॉपिक कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मिनरल्स। ठीक है, एक्चुअल में एक चीज ये है, वॉट एवर यू स्टडी अंडर द फिजिकल, उसका अप्लाइड पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक है। फिजिकल में हम क्या पढ़ रहे हैं? कोई चीज कहां पर है, क्यों है, ये सारी चीज जान रहे हैं। अब वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है, what we get from the geography that we have in our nation, its usage, its real time implication or the application, that we will understand under economy and human geography. ठीक है, तो वहां पर इसके रियल टाइम चीजों को हम समझ पाते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, इफ यू वांट टू स्टडी द एग्रीकल्चर, यू वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, यू मस्ट नो अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन, द सॉइल्स ऑफ द रीजन, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, और मोर ओवर योर रॉक ऑल्सो, इवन द ड्रेनेज। So all these things, if you understand, then only you can appreciate why that particular region have a particular type of cropping pattern, why that particular region have this type of agriculture system, why we have a terrace farming in the mountainous region and in the flood irrigation based or the canal irrigation based agriculture in the plain regions. इसके पीछे का कारण क्या होंगे? उसके पूरे ऊपर की चीजें। तो फिजिकल को हम अप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स इकोनॉमी। इन टर्म्स ऑफ हम उसको इकोनॉमी देखते हैं कि उससे हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, हाउ मच मनी विल गेट फ्रॉम दैट रीजन। तो उसको एग्रीकल्चर, और उसके बाद क्या होगा? मिनरल्स। नाउ आफ्टर एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स वी विल हैव अ टॉपिक कॉल्ड, यहाँ पे आएगा टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, ठीक है, तो वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव मिनरल, वी हैव इंडस्ट्रीज। वन मोर टॉपिक, वो एनर्जी होता है वैसे उसी के साथ, उसको लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नॉट मच रिक्वायर्ड दिस टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बट बेसिकली थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए। लाइक द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाइपलाइंस, नेशनल हाईवे, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट डायरेक्टली सिलेबस में इसको नहीं डाला गया है। बट विल स्टडी समथिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से भी। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो अल्टीमेटली टॉपिक नहीं लिखे लेकिन आप पूछ रहे हो। दे इवन आस्क्ड अबाउट कि ऑयल पाइपलाइंस ऑफ इंडिया, अब वो टॉपिक तो लिखा नहीं है सिलेबस में, बट दे आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द ऑयल पाइपलाइंस, प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें उसको भी कवर करना होगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के कई एस्पेक्ट्स हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी द फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी पॉपुलेशन। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? पॉपुलेशन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस। दिस ईयर दे आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द सेंसस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, तो सेंसस वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस। देन उसके बाद एक टॉपिक होगा माइग्रेशन, टॉपिक कॉल्ड माइग्रेशन। मोर ओवर मेंस में काम आते हैं टॉपिक्स, पॉपुलेशन में तो आ जाता है क्वेश्चन, माइग्रेशन वगैरह मेंस पे थोड़े से काम आते हैं। ठीक है, तो वी हैव द टॉपिक कॉल्ड पॉपुलेशन, माइग्रेशन, एंड अ बिट ऑन दे आर नाउ आस्किंग अ क्वेश्चन इवन ऑन
सेटलमेंट ज्योग्राफी। लास्ट 2 ईयर से सेटलमेंट ज्योग्राफी पे एक एक क्वेश्चन आया है। सो टिल नाउ हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी नहीं पढ़ते थे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ देते उसको, खाली मेंस में 1-2 क्वेश्चन कर लेते थे जो हाईलाइटेड थे। लेकिन नाउ दे आर बिट क्यूरियस अबाउट आस्किंग द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, वो कैसे होती है, सस्टेनेबल टाउन्स इन द अर्बन सिटी, व्हाट इज रूरल अर्बन फ्रिंज, व्हाट आर द अर्बन स्प्रॉल। तो ऐसी चीज़ों को पूछा जा रहा है। सेटलमेंट ज्योग्राफी के ही पोर्शन है ये। जैसे कि एनसीआर, इफ यू आर डेवलपिंग द कैपिटल रीजन, जैसे नॉर्थ, हम लोगों ने एनसीआर दिल्ली में डेवलप किया था, तो छत्तीसगढ़ में क्या बना रहे हैं, कैपिटल रीजन बना रहे हैं कि 3-4 शहर को मिलाकर एक बड़ा टाउन बनाएंगे। दैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द अर्बन स्प्रॉलिंग। उसको अर्बन स्प्रॉलिंग के अंदर देखते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, दिस आर द वेरियस टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर अंडर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये कमांड अच्छे से होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट आर द टॉपिक्स अंडर फिजिकल ज्योग्राफी? नंबर 1, लोकेशन, एक्सटेंशन एंड इट्स बॉर्डर। द सेकेंड वन इज बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द फोर्थ इज ड्रेनेज। द फिफ्थ वन इज फिजियोग्राफिक डिवीजन। द सिक्स्थ वन इज क्लाइमेट। सेवंथ सॉइल। एट वेजिटेशन, ठीक है, एंड फॉरेस्ट, मतलब वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट। ओके, अंडर द इकोनॉमी वी नीड टू स्टडी एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी विल स्टडी पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का जो अप्लाइड एस्पेक्ट होगा, जब हम लोग बाद में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको डायरेक्टली वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इस चीजों को देखते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस है। सेकेंडली, इस सिलेबस में आपस में हाउ दे आर लिंक्ड एंड व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट इन द ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा आता है, एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। मेंस में आप जाओगे तो क्वेश्चन का नेचर इस तरीके का होता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन, फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन। Explain the role of physiography of a region in agriculture of an area। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? एक्सप्लेन द फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन इन एग्रीकल्चर ऑफ एन एरिया, ठीक है। मतलब जो फिजियोग्राफिकल या फिजिकल एस्पेक्ट है किसी एक रीजन का, वो वहां के एग्रीकल्चर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ा पता होना चाहिए। पहले तो फिजिकल एस्पेक्ट पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चंस जब आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, टॉपिक से सीधा उठा कर आएंगे, पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, ये अप्लाइड एस्पेक्ट आपके काम आएगा। नाउ लास्ट ईयर पीएससी आज द क्वेश्चन इन मेंस, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इंपैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं, दे डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो वैसे चीजों के लिए आपको क्लाइमेट के साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। पढ़ना तो हमें उसी, पर अगर हम फिजियोग्राफी नहीं जानते तो उस फिजियोग्राफी के बिना हम उसके क्लाइमेट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। विदाउट नोइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन माउंटेन्स, वी कैन नॉट अप्रिशिएट व्हाई आवर क्लाइमेट इज लाइक दिस। समझ आ रहा है? तो इसके लिए क्या होता है कि पूरे एक लिंक को समझना होता है। अल्टीमेटली वो क्या है, ज्योग्राफी एक लिंक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे, वो तो मैं बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर वगैरह सब आप लिख रहे होगे, बट पहले ये समझना है कि ज्योग्राफी इज कंप्लीटली सब्जेक्ट ऑफ लिंकेजेस, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का 3 एस्पेक्ट है वो आपस में लिंक है। एवरीथिंग बिगिंस विद द थिंग कॉल्ड रॉक। सपोज करो ये क्या है आपका रॉक, ठीक है, दिस इज अ रॉक। अब ये रॉक बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये रॉक जो है ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी डिसाइड कर देगा। रॉक पर्टिकुलर एक लोकेशन में मिल रहा होगा ना। अब इस रॉक के साथ 2 चीजें होंगी। पहला, जब ये रॉक का अपर सरफेस, अपर लेयर डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो वहां से किसका फॉर्मेशन होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
सॉइल। तो रॉक से किसका फॉर्मेशन होगा? सॉइल का। ठीक है, तो रॉक विल गिव अस सॉइल। नंबर 2, अगर हमने रॉक से सॉइल नहीं बनाया और सीधा उसकी क्या कर दी? डिगिंग कर दी, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स। तो रॉक विल ऑल्सो गिव अस मिनरल्स। दो चीजें यहां से क्लियर है। द रॉक विल गिव अस द सॉइल एंड द रॉक ऑल्सो गिव अस मिनरल्स। ठीक है, जिस भी रीजन में ये मिल रहे हैं वहां पर होगा। नाउ इन दिस सॉइल, ये जो सॉइल होगा यहां से दो चीजें डेवलप होंगी। जिस रीजन में जैसा सॉइल है, बिकॉज वी गेट द सॉइल एंड ना सॉइल को अगर हम कल्टीवेट करें, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है। एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। एकदम बेसिक थिंग अगर देखेंगे तो अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं तो वहां से क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। जब हम कर रहे हैं बाय ह्यूमंस, जो आर्टिफिशियल है, बट सॉइल में खुद ही कल्टीवेशन हो रहा है, नेचुरल कल्टीवेशन, तो उससे क्या बनेंगे? फॉरेस्ट। तो अगर नेचुरल एस्पेक्ट से देखेंगे तो इससे क्या डेवलप होगा? वेजिटेशन। वेजिटेशन। अब इनका जो ग्रोथ होगा, इन दोनों का जो ग्रोथ होगा कितना बेहतर होगा, कैसा होगा, दैट विल बी नॉट डिसाइडेड ओनली बाय द सॉइल। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा क्लाइमेट। उस रीजन का क्लाइमेट, उस रीजन में जो मिलेगा क्या? वाटर। ठीक है, तो ये दोनों का जो डेवलपमेंट है, इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक वाटर, दैट इज रिवर्स है कि नहीं, पानी कहाँ से आ रहा है, डिपेंड ऑन क्लाइमेट, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। सॉइल तो ऑलरेडी हमने फैक्टर ले रखा है, तो ये कुछ फैक्टर्स के कारण क्या होगा? इनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नाउ अगर हम लोगों ने मिनरल ऑक्यूपाई किया यहाँ से, दैट मिनरल विल बी अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अगर हम मिनरल के थ्रू जाएंगे तो उसे क्या बनेंगे? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। मिनरल विल गिव अस इंडस्ट्रीज। एंड डिपेंडिंग ऑन द मिनरल, किस सोर्स से हम अपना क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज आर मैनी और ऑफ वेरियस टाइप्स। एग्रीकल्चर से भी हम इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, जिसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। द इंडस्ट्रीज विच टेक द रॉ मटेरियल एज एन एग्रीकल्चर गुड्स, जिसमें एग्रीकल्चर गुड्स रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज विच विल हैव द फॉरेस्ट प्रोडक्ट और द वेजिटेशन बेस्ड रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल इज नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। उनको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड द इंडस्ट्रीज विच नॉर्मली टेक्स द मिनरल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिनरल। अब वो मेटेलिक होगा तो मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नॉन मेटेलिक होगा तो नॉन मेटेलिक बेस्ड मिनरल इंडस्ट्रीज। इफ दैट इज अ केमिकल, दैट इज एन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो रॉ मटेरियल ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके हिसाब से उस इंडस्ट्री का नेचर डिसाइड होगा। नाउ अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू हैव द इंडस्ट्री, वेदर यू हैव एग्रीकल्चर और वेदर यू विल हैव वेजिटेशन, डिपेंडिंग अपॉन ये तीनों में से क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। एक कोई एक रीजन है, वहां पर लोग जो हैं वो किस तरह की एक्टिविटी को ज्यादा डोमिनेंस से कर रहे हैं। इफ द पीपल आर इन्वॉल्व टू मच इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, देन डेफिनेटली द रीजन विल बी डेवलप्ड इनटू अर्बन टाउन्स। उसे क्या बनेंगे? शहर बनेंगे उस रीजन के आसपास, अर्बन टाउन्स होगा। इंडस्ट्री के आसपास शहर बसते हैं। ठीक है, इफ द रीजन विल हैव डोमिनेंस ऑफ वेजिटेशन और लाइफ स्टाइल पूरा वेजिटेशन के बेस्ड होगा, तो दे विल हैव द ट्राइबल सेटलमेंट। इसमें क्या होगा? एक अर्बन टाउन्स और अर्बन सेटलमेंट बनेगा। पर अगर हम पूरा वेजिटेशन पे डिपेंडेंट लाइफ है, वो पूरा का पूरा काम क्या कर रहे हैं? अपने नेचुरल रिसोर्स से ही ले रहे हैं, सिर्फ वेजिटेशन, इवन दे आर नॉट इनटू द इंडस्ट्रीज। वेजिटेशन इंडस्ट्रीज नहीं, वो डायरेक्टली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर काटते हैं और उसी से कुछ कर रहे हैं। If their entire economic activities depend on vegetation, but that vegetation industries, but that vegetation is not developed into any industries, but directly they are involving into the activities related to vegetation, like minor forest produce. ठीक है, तो minor forest produce से कुछ काम कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा? It will develop into, ये जो vegetation है ये क्या बनेगा? इसके कारण यहाँ पर settlement कैसा होगा? They will have tribal region और tribal settlement। तो इस जगह में क्या होगा? ट्राइबल रीजन या ट्राइबल
सेटलमेंट डेवलप होगा। क्लियर है? और सिमिलरली इफ वी हैव द एग्रीकल्चर एज एन बेस, अगर हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वहां पर चल रही है, द डोमिनेंट एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर, लाइक इन इंडिया। इंडिया में मेनली क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही डोमिनेट कर, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो इस रीजन पे क्या बनेगा? वेरी गुड। तो अगर सिंपल सी बात बोले तो यहां पर जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो उसकी ज्योग्राफी जो है कैसे वो होंगे डिसाइड किया। यहाँ पे लोग ट्राइबल क्यों होंगे? उस रीजन की ज्योग्राफी ने ही डिसाइड किया है। यहाँ पे लोग अर्बन टाउन्स में होंगे, उसको भी किसने डिसाइड किया है? ट्राइबल सेटलमेंट, और एक होगा अर्बन टाउन्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये अभी सब आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। कि अगर आपको क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, यू कैन अप्रिशिएट योर आंसर्स फ्रॉम हियर एंड हियर ऑल्सो। आप अपने आंसर्स को यहां से भी लिख सकते हैं। ये दिस पॉइंट्स विल गिव यू द पॉइंट फॉर दैट ट्रैवल पॉइंट। इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन अर्बन, यू विल गेट आंसर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑल दिस एंड हियर। तो किसी में भी कोई सिंगुलर नहीं होकर ये सब क्या है? आपस में जुड़े हुए। इसके बाद एक और एस्पेक्ट देखते हैं। नाउ अब हो क्या रहा है? अब इन तीनों एरिया को अगर हम लोग देखें, अर्बन, ट्राइबल और रूरल, आप में से भी इसमें अलग अलग जगह से आए होंगे। ठीक है ना? कुछ ऐसे होंगे जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, कोई अर्बन एरिया से आ रहा होगा, कोई ट्राइबल एरिया से आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी इस तरह से अलग अलग रीजन से यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि आप रूरल एरिया से अगर आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, तो गांव से आप बिलासपुर क्यों आए? आप जिस भी जगह से आए हैं, किसी गांव से आए हैं, ठीक है, आप बिलासपुर को हम अर्बन टाउन मान रहे हैं, पर अर्बन नहीं है, बड़ा गांव है। ठीक है, पर मैं चलो कंसिडर कर लेता हूं कि आज अर्बन है। तो आप वहां से अर्बन टाउन पे क्यों आए? स्टडी, एजुकेशन था आपका पर्पस। इससे एक चीज हुआ, आप क्या बोले कि हम लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए, स्टडी करने हैं। दैट मीन्स आपके रीजन में वो स्टडी नहीं थी, वो नहीं था आपके रीजन में, या वैसा नहीं था जितना यहाँ पर इंटरेक्टिव हो सकता है, या ज़्यादा जितना बेहतर यहाँ पर। मतलब आप जिस रीजन में थे वो रीजन क्या है? एक सोर्स रीजन है जहाँ से आप आए हो, और बिलासपुर जहाँ पर आप आए हो ये क्या आपका एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन है, पर ये मत दिमाग में बना लेने की ये फाइनल डेस्टिनेशन है। आगे बढ़ना है जीवन में, बिलासपुर में नहीं बैठ जाना है 15 साल तक। ठीक है, सोर्स रीजन आपका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन कुछ समय के लिए आए हो। ठीक है, तो सोर्स से आप कहाँ पर आ गए? यू कम टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, क्यों आए? क्योंकि आपके रीजन में किसी चीज की कमियां थी, वो था नहीं वहां पर, इसलिए आप यहां पर है। तो आपके रीजन ने आपको ढकेल के निकाल दिया, भगा दिया, जाओ यहां से। मतलब आपके रीजन कैसे था? पुश फैक्टर, पुश माइग्रेशन हुआ आपके यहां से। कैसा हुआ? पुश माइग्रेशन, क्योंकि वहां पर वैसी चीजें ही नहीं थी। तो अब एक तो हो गया पुश होकर आ गए, पुश माइग्रेशन। दूसरा हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन था इसने आपको अपनी तरफ खींचा है, पुल किया है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन के पास क्या था? ये सेम एजुकेशन वहां के लिए पुश फैक्टर, और यहाँ के लिए क्या है? पुल फैक्टर। द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन एंड द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। आज दिन लास्ट ईयर मीन्स व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, चीजें बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लोग यहाँ क्या हो रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? माइग्रेशन। यहाँ पर लोग रहेंगे, इसी के अंदर टॉपिक आएगा पॉपुलेशन। ठीक है, माइग्रेशन जिस तरीके से वो रह रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सेटलमेंट। तो ये ज्योग्राफी जो है ये पूरा का पूरा आपस में लिंक्ड है। ठीक है, लिंक्स ऑफ ज्योग्राफी। इसलिए इसको समझना है कि ऐसा है क्योंकि जब क्वेश्चन इस नेचर के आएंगे। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन इन द एग्रीकल्चर। अब सिंपल सी बात है, द एग्रीकल्चर ऑफ अ एरिया इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट। रॉक, रॉक का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, डिसाइड करेंगे हम। वाटर मतलब रिवर्स, सॉइल, क्लाइमेट। हो गया आंसर कंप्लीट। एस्पेक्ट तो यही सोचना है ना। सी थिंग इज नॉट कि हम कैसे आंसर लिखेंगे, कहां तक वो, थिंग इज कि आप कैसे सोच रहे हो टॉपिक को, हाउ यू आर थिंकिंग और सीइंग द टॉपिक। ठीक है, तो अब आंसर लिखना होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा एकदम बेसिक।
एक हेडिंग दिया हमने इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन, जो मैंने बताया। फर्स्ट पॉइंट यहां पर हमने क्या लिख दिया, सॉइल। यू विल एक्सप्लेन द थिंग्स विद एग्जांपल्स। नंबर 2, रॉक, यू एक्सप्लेन द थिंग विद एग्जांपल्स। नंबर 3, मिनरल्स का भी ऐसा रोल तो होता ही है, चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। एग्रीकल्चर में मिनरल्स भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर रीजन में फॉस्फोरस ये सब नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से लाकर उसको इनपुट दोगे। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली क्या लिखोगे, क्लाइमेट और एंड ऑल। ये क्या बन गया आपका एक आंसर। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि आंसर बहुत हार्ड होते हैं जो डराया जा रहा है ना, कि आंसर राइटिंग पता नहीं कोई दुनिया कोई नया चीज आ गया है। इट इज व्हाट यू अर्न एंड हाउ यू अप्लाई दोस थिंग्स। ठीक है, तो चीजें एकदम अच्छे से सीखना है और चीजें। अब इसके लिए लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए फ्रंट लाइन हम लोग क्या करेंगे, पहले इन चीजों को सीखेंगे। फ्रंट लाइन में हम इनको सीखेंगे और इनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे हम जाके क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे। बाद में हम सब चीजों को अप्लाई करके क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमईटी। वो एक अलग सेक्शन होता है, वो अलग से होता है मेंस आंसर राइटिंग का। वहां पर हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर हमारे थॉट्स जा सकें। ठीक है, बट फर्स्ट वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट। अभी जब हम कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे होंगे तो थॉट वहां तक कैसे जाएगा। सिंपल सी बात है, तो पहले हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। ये क्लियर है? ड्रॉ कर लो इसको अपने आप कॉपी में फटाक से। लिंक्स ऑफ ज्योग्राफी ऐसे लिख कर ड्रॉ करो, द लिंक्स ऑफ ज्योग्राफी। जस्ट ड्रॉ कर लीजिए, आई गिव यू द टाइम, आराम से करो, जहां पर समझ नहीं आएगा बताना। ठीक है, रॉक, ऊपर सॉइल, नीचे मिनरल्स। ठीक है, सॉइल से एग्रीकल्चर वेजिटेशन, मिनरल से इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर वेजिटेशन के डेवलपमेंट में क्या हेल्प कर रहे हैं, रिवर्स, क्लाइमेट, मतलब जो रिसोर्सेस हैं, वाटर, वाटर, क्लाइमेट। लिख लिए, रॉक यहाँ पर क्या है, सॉइल, मिनरल, सॉइल से एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन, फ्रॉम दिस मिनरल वी हैव इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन, द डेवलपमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड वाटर, रिवर्स एंड क्लाइमेट। इंडस्ट्री पे हमने मिनरल्स ले रखा है। नाउ एग्रीकल्चर रीजन विल हैव रूरल सेटलमेंट, वहां पर गांव होगा, गांव का परिवेश होगा। ठीक है, वेजिटेशन जहां पर है वहां पर ट्राइबल सेटलमेंट होगा, और जहां पर इंडस्ट्रीज है वहां पर क्या होंगे, अर्बन सेटलमेंट। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस रीजन में वहां पर किस तरीके के फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर लोग होंगे, और लोग फिर क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। ठीक है, दैट विल कॉल एज माइग्रेशन। अब जो सेटलमेंट है उसी के अंदर आता है टॉपिक, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि लोग अपना रहना स्टार्ट किया और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो उनका मूवमेंट जो है वो उसी के अंदर इम्बाइब्ड होता है। ट्रांसपोर्ट जो एक चैप्टर है, समझ आया? तो ऑल द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, सो डोंट मिस द क्लास एनी टाइम। अगर आप क्लास छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एस्पेक्ट अगले चैप्टर का रह जाएगा। जैसे मेरा कहना है कि किसी भी चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सारे क्लासेस अच्छे से करने हैं। मेक योर नोट्स इन अ प्रॉपर मैनर, देन मेक यू राइट द नोट्स ऑल्सो। लिखोगे इन ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी
in geography, one can appreciate not only about the various factors that decide the geography of an area, various factors that decide the geography of an area, including rocks, vegetation, climate, industries, settlement, etc., etc. But also one can derive the relationship among all the factors which will give a proper understanding to the individual about the particular place or a region, It is common saying about the geography. As a subject domain that geography decides the history, geography decides the sociology, geography decides the culture, and moreover all the subjects are related to geography. In one way or other, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हर एक सब्जेक्ट जितने भी हैं सब ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं लिंक हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और ज्योग्राफी अपने आप में भी क्या है, एक लिंक को डिराइव करता है। ठीक है, मेक द हेडिंग ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डोमेन, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डोमेन, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डोमेन। ठीक है, थोड़ी सी ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट डोमेन की तरह देखते हैं। डोमेन्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इट इज़ मोर और लेस 11th क्लास एनसीईआरटी द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उससे भी क्या होता है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो फंडामेंटल्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल्स हल्का फुल्का मैं करा रहा हूँ, उसके बाद तो मैं डायरेक्टली इंडियन ज्योग्राफी पे जाकर एंटर कर जाऊँगा, बट बिट ऑफ फंडामेंटल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो डोमेन्स ऑफ ज्योग्राफी दैट इज जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, आवर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ये किस किस जगह पे बात करता है। तो जब हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी किन किन एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है। ठीक है, एंड ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे वो आया, उसके बारे में तो खैर बात देखते हैं। तो ज्योग्राफी जो हमारा एक सब्जेक्ट है वो किस किस डोमेन पे बात करता है। ज्योग्राफी के बहुत सारे डोमेन हैं। द फर्स्ट डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन, कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। पहला डोमेन क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, PHYSIOLOG, फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट डोमेन इज फिजियोलॉजी।
The second domain is climatology. Climatology, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है, द वर्ड लॉजी हियर सिग्निफाइज स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी, इट कम फ्रॉम द वर्ड लोगोस, लैटिन वर्ड लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी। तो फिजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। Here we talk about or the study about oceanography. Oceanography, ठीक है, that will circumvent many things including hydrology. Hydrology. In geography, we'll also study about pedology. Pedology, P-E-A-D-O-L-O-G. Pedology. In geography, we'll also study a bit on cosmology. Cosmology, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं हम? फिजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, इसका आदत है हर जगह घुस जाता है, ठीक है। तो उससे इट ऑल्सो अंडर ज्योग्राफी विल टॉक अबाउट जियोलॉजी। जियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे होंगे? जियोलॉजी, जियो, जीईओ, जियोलॉजी। जूलॉजी वो बायो का डोमेन है। क्या? वैसे एज अ सब्जेक्ट डोमेन नहीं, उसको अलग से देखते हैं, इसमें अलग है ना, इसका फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं फॉरेस्ट। जियोलॉजी में फिर हम एनिमल साइंस में चले जाएंगे डीप, वो फिजिको फिजियो में आ जाएगा। फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर फिजियोलॉजी। ज्योग्राफी में उसको फिजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ अलग होता है, ठीक है। तो क्या आप डिटेल करते हैं? फिजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। एंड वन मोर एस्पेक्ट वी स्टडी अंडर दिस इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, ये मेन डोमेन है, सब और भी डोमेन्स हैं बट दिस आर द मेन डोमेन्स। दिस आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ ज्योग्राफी, जो एकदम इंपॉर्टेंट डोमेन्स है। नो, इसमें से सिंपल तो वर्ड ये होगा कि किसको क्या बोलते हैं और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। तो डोमेन्स ऑफ ज्योग्राफी एज अ डोमेन ऑफ नॉलेज, इट इंक्लूड वास्टनेस ऑफ, इट इज वास्टनेस ऑफ नॉलेज, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। अभी और भी चीज़ें हैं, लेकिन आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि आपको एक बेस पता चले कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। तो हर चीज़ को पढ़ना है। राइट इट डाउन फर्स्ट, फिजियोलॉजी। ज्योग्राफी एज अ डोमेन ऑफ नॉलेज के अंदर पहले को फिजियोलॉजी। In this branch of geography, in this branch of geographical studies, in this branch or the domain of geographical study, in this branch or domain of geographical study, we learn about the physiographical aspects. We learn about the physiographical aspects like plateau, mountain, plains, etc. Plateau, mountain, plains, etc. Next one is climatology. In this branch of geography, our study is mainly focused upon the various aspects of climate, and its factors. The various aspects of climate and its factors, like rainfall, winds,
विंड विंड, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। जल और वायु, क्लाइमेट को बताएं जल और वायु, तो दोनों चीज लिख दिया उसमें, रेनफॉल विंड मेन कंपोनेंट। ओशियनोग्राफी और द हाइड्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी / हाइड्रोलॉजी। In this branch of geographical study, our fundamental studies will be the cryosphere, CRYOSPHERE, क्रायोस्फीयर ब्रैकेट में लिखो। द फ्रोजन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी फ्रोजन है, ग्लेशियर्स एंड ऑल, क्रायोस्फीयर द फ्रोजन, FROZEN, द फ्रोजन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉमा ओशियंस, कॉमा ओशन मैपिंग्स, ocean mapping etc. ocean mapping etc. Next one is pedology, PEADOLOGY, study of soil is called as pedology. The study of soil is called as pedology. And in geography, the soil science is dealt from the geographical aspect. The soil science is dealt from the geographical aspect. The soil science is dealt from the geographical aspect. Next one is cosmology. क्या पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर? यूनिवर्स, स्टार्स, मून्स। देखोगे under this we study about the universe, including various celestial objects, CELETIAL, celestial objects like sun, moon, stars etc. sun, moon, stars etc. Next one is geology, GEOLOGY. It deals with the study of the interiors of earth. It deals with the study of the interiors of earth, specifically the rock systems. Interiors of earth, specifically the rock system. जितने लोग ये व्हाइट कॉपी ले लेके आए हैं और नोट्स बना रहे हैं, लाइन वाली कॉपी में बनाओ, पीएससी में उसी में लिखना है, और जो यूपीएससी वाले हैं वो किस पे बनाएं? व्हाइट कॉपी पे बनाएं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से डोमेन में पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से आप देखो ना कि आपको बाद में लास्ट में किस में लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके की कॉपी पे रहे। ओके, देन इकोलॉजी। The ecology as a subject domain under the geography include the study of environment, biodiversity etc. ठीक है, so these are the various domains in which geography has its concern. ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट है उसका कंसर्न है कि किस चीज़ से चीज़ों को बनाया जाए। समझ आ रहा है सभी को? तो एक ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और इसी ब्रांच के अंदर ही हमारे सारे के सारे टॉपिक्स डिफाइंड हैं। सी, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना। आप में से
बच्चे देखो अलग अलग तरह के एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। कोई यूपीएससी करता है, ठीक है, कोई सीजीपीएससी करता है, कोई एसएससी करता है, कोई अलग डोमेन के कोर्सेज करते हैं, कुछ लोग व्यापम पे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं। अभी जब इन एग्जाम्स को आप जाओगे और वहाँ पर ज्योग्राफी की स्टडी करोगे, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर ये दोनों एग्जाम की बात करें, यूपीएससी सीजीपीएससी, ये तो खैर क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं कि अंदर टॉपिक के अंदर क्या है। पर यहाँ पे ये जो एग्जाम्स है, इधर जो नीचे के छोटे एग्जाम्स होते हैं, ये इसको पूछ लेते हैं कि पेडोलॉजी से आप क्या समझते हो, व्हाट इज पेडोलॉजी। याद देंगे, पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ रॉक, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। न्यू, और वहाँ पर जाकर सरप्राइज नहीं होना कि ये वाला वर्ड कहाँ से आ गया, इसको तो लैंग्वेज में हमने सुना ही नहीं था, सब्जेक्ट में हमने सुना ही नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़। तो क्या होता है कि ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी पूछ ली जाती है। कभी कभी ये भी पूछेगा आपसे, ठीक है, ये थोड़ा सा रोकता है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है। बट यूपीएससी में मेंस में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, वहाँ पर सीधा मेंस में उठा के पूछते हैं ऐसी चीज़ों को। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि जो ये फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल्स को ध्यान रखें कि कौन सा ब्रांच किस स्टडी से रिलेटेड है। क्लियर है। तो ये ज्योग्राफी के कुछ क्या है, डोमेन्स हैं, और इन्हीं डोमेन्स के अंदर हमारा सिलेबस डिजाइन है, और इन्हीं डोमेन के नॉलेज से हम अपने सिलेबस को स्टडी करेंगे। क्लियर है सभी को। तो ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, एक तो पहला लिंक है, दूसरा उसमें क्या है, बहुत वास्टनेस है, वास्टनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और इसलिए ज्योग्राफी एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। एक विशेष विषय इसलिए बन पाता है क्योंकि इसमें दोनों चीज आप देखते हो, एक तो इसकी अपनी बहुत सारी वास्टनेस है, सेकेंड ये आपस में बहुत सारा लिंकेजेस है। अब किसी चीज में अगर लिंक है, वास्टनेस तो है इतने सारे एरिया में, अब इन सभी एरिया में हम क्या बोल रहे हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं, ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। दैट इज, ये सब्जेक्ट हमको किस चीज के लिए अथॉरिटी देता है या स्कोप देता है कि हम इसके ऊपर कुछ डिफाइंड मॉडल्स प्रिपरेशन कर सकें। क्या कर सकें, कुछ नए नए मॉडल बना सकें, जिसको आप एक और नाम जानते हैं प्रिंसिपल्स। मॉडल्स बनाएंगे, प्रिंसिपल सिद्धांत, इसकी अपनी खुद की क्या हो सकती है, थियरी हो सकती है, हो सकता है ना। सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या उस सब्जेक्ट में थ्योरी बिल्डिंग कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ज्योग्राफी में हम थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं, मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स बना सकते हैं, मतलब ज्योग्राफी के अपने लॉज बना सकते हैं। देयर आर लॉज इन ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है, सब्जेक्टिव होते हैं बट वो भी लॉज होते हैं। तो ऐसे ये क्या करता है, क्योंकि सब्जेक्ट में इतनी सब चीज़ें, तो मॉडल बनाए हुए हैं। एग्रीकल्चर किसी जगह में कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर साइंस एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्रीकल्चर उस जगह में अगर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसकी मॉडल है, इस जगह में ऐसा ही एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। इंडस्ट्री ये वाला ही यहाँ लगा सकते हो, दूसरा नहीं लगा सकते। या कोई कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ लगाना है, whether you want to put your industries in this particular place or in some other place, it will be decided by the geography। और उसके ऊपर भी हमने क्या किया है, थ्योरी बिल्डिंग की एक मॉडल बना रखी है, जिसको बोलते हैं वेबर्स मॉडल ऑन इंडस्ट्रियल लोकेशन और लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी ऑफ वेबर। समझ आ रहे हैं। ये हो क्यों पाता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनमें आपस में क्या हो, जब हम लिंक डिराइव कर पाए। अगर ऐसा कोई लिंक ही नहीं होता, सारे के सारे टॉपिक अलग होते, तो इनके ऊपर कोई भी क्या नहीं बन पाता, स्टोरी नहीं बन पाता। और इस तरीके से ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इट इज एन साइंटिफिक सब्जेक्ट। वो क्या नहीं है, एक नॉर्मल ऐसा ही सब्जेक्ट नहीं है आलतू फालतू, वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक रैशनल सब्जेक्ट है। क्या होता है रैशनल, विच हैव देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विच हैव देयर इंपेरिकल सॉल्यूशंस। इंपेरिकल सॉल्यूशन मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर है उसको बोलते हैं बेहतर सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए ये सभी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट के अंदर देखनी। कितना क्लियर है, ठीक है। तो ज्योग्राफी एक डोमेन नॉलेज के रूप में कैसा है, नंबर 2 ज्योग्राफी में आपस में लिंकेजेस कैसे हैं ना। थोड़ा सा समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में, कुछ और बेसिक चीज़ें जो कि छोटे मोटे एग्जाम्स पे आते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज हुए हैं, देयर आर सर्टन थ्योरीज इन द ज्योग्राफी, जिसके बेसिस पे ज्योग्राफी हमारा आज इतना डीप हो पाया है, ठीक है। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ ज्योग्राफी, क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स और द मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, द थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी।
बस मैं ऐसे नाम बता रहा हूँ, इसको आपको बस ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो लोग जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। सिलेबस के बियॉन्ड भी कभी कभी चले जाते हैं और ये सभी पूछते हैं। मतलब अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम सपोज करिए देना चाह रहे हैं, या यूपीएससी का एग्जाम देने चले गए पीएससी के साथ साथ, ठीक है, या हो सकता है आप कोई थर्ड स्टेट में जहाँ पर ज्योग्राफी को थोड़ा डीप पूछा जाता है, तो आपसे इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किससे रिलेटेड है, बस इतना ही, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लिखो द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट, एरिस्टोथेनेस, ठीक है, एरिस्टोथेनेस, EROSTOTHENES, एरिस्टोथेनेस, एरिस्टोथेनेस। इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। द थ्योरीज एंड मॉडल्स रिलेटेड, उसमें नंबर 1 लिखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पहली थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर, ये ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको दिया है अल्फ्रेड वैगनर। बेसिक बस बता रहा हूँ ना, इसको बहुत लिखेंगे नहीं। वैगनर ने ये कहा कि हमारा जो पूरा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, उसमें जो अलग अलग लैंड है, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका देखो, कुछ भी चीज़ों को देखो, तो उसका ये कहना है कि ये सारे लैंड पहले एक साथ जुड़े हुए थे, सारे का सारा जो पूरा अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्रस्ट सिंगुलर था ऐसा, और उसके बाद फिर ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर कंटिन्यूसली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मूविंग क्रस्ट है उसने बताया था, बाद में ये प्रूफ हुआ किससे, अब तो सैटेलाइट्स है तो उससे दिख जाता है। तो जो मूविंग क्रस्ट है, जो हमारे अर्थ के ऊपर का हिस्सा है, जो लैंड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो वो एक जगह से दूसरे का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो इधर से इधर घूम रहा है, इधर से इधर घूम रहा है। उसके बेसिस पर उसने क्या दिया है, एक थ्योरी जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने। समझ आ रहा है। इसी की थ्योरी के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज और डेवलप होती गई, और अलग अलग थ्योरीज आती है। ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। ऑनलाइन वंस वेट कनेक्ट देम यार, फिर भूल गया मैं, मैसेज आया था फिर सर आप देखते नहीं हो। ट्राइब्स कैसे दिख रहा है, अच्छा वहाँ ट्राइब्स चल रहे हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, दिस इज गिवन बाय हॉल एंड दाना। हॉल एंड दाना स्टार्ट इन लोगों ने किया था, ठीक है। उनका ये कहना है कि जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है, जो वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने का दोनों आपस में दूर हो रहे हैं। और ये कहाँ पर दिख रहा है, सी फ्लोर के नीचे, ठीक है। ज़्यादा करके पढ़ेंगे उस सब थ्योरी को, ये दोनों आपस में ब्रेक होकर मूव करते हैं, उसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। इन दोनों थ्योरी के ऊपर एक नया थ्योरी बिल्ड किया गया था उस टाइम पे, जिसका नाम था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी गई ज्योग्राफी की आज तक की, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी तो पूछता ही पूछता है, सीजीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक। The theory of plate tectonic. It is given by 3 person, Morgan, Parker and Mackenzie. Morgan,
पार्कर एंड मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर एंड मैकेंजी, ये तीन लोगों ने मिलकर दिया एक थ्योरी, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, ये मतलब मान लो कि ज्योग्राफी के बेस हैं, इसके बिना ज्योग्राफी ही नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। इसके बाद एक थ्योरी आता है द थ्योरी ऑफ बिग बैंग, ये तो सुना होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी की वेब सीरीज देख ली हो बस। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का क्या कहना था कि मैटर था जो सब एक जगह पे था, उसमें ब्लास्ट हुआ, बम्बार्डमेंट हुआ उसका, जिससे मैटर बाहर की ओर निकले, और बाहर के निकलने के बाद ये अलग अलग मैटर का डेवलपमेंट हुआ, फिर उनमें विस्फोट हुआ, उनमें एक्सप्लोजन हुआ, जिससे और मैटर इजेक्ट हुए, फिर इनमें हुआ तो उससे फर्दर और मैटर इजेक्ट होते गए, और इस तरीके से जो एक सिंगुलर पॉइंट था, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, उससे धीरे धीरे इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और यूनिवर्स अभी भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी बोलते हैं इसको। ये एक छोटे से इससे एक्सप्लोजन होने के कारण कुछ मैटर निकले, मैटर घूम रहे थे, घूमने के बाद वो सेटल हो गए। ठीक है, मैटर बाहर निकले, खूब सारे अलग अलग मटेरियल, और मटेरियल लगातार रोटेट कर रहे थे, रोटेट करते करते वो ठंडे हुए, स्पिन होते होते वो क्या हो गए, कूल होकर आपस में फिक्स हो गए, तो एक क्या बन गया, प्लैनेट बन गया। इसी तरीके से दूसरा प्लैनेट बन गया, इसी तरीके से तीसरा प्लैनेट बन गया, चौथा बन गया, सिमिलरली स्टार्स बन गए। अब वो फिर उनसे मैटर निकला, वो घूमते गए, और इस तरीके से लगातार चीज़ें फॉर्म होती गई, और यूनिवर्स इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक, इस थ्योरी को दिया है किसने, जॉर्ज लेमिटर या लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेटियर। ये तो कई बार ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है। आई एम जस्ट गिविंग यू आउट द नेम्स ऑफ द थ्योरीज, सिलेबस का पोर्शन नहीं है इसलिए वहां पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आई विल टेक द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो फॉर यूपीएससी आई विल टीच ऑल दिस थिंग, ये क्या है, कैसे ये थ्योरी डेवलप हुआ है, बट आप लोगों को भी बेसिक फंडामेंटल समझाते हुए चलूंगा। वेयर आई रिक्वायर दिस थ्योरीज वहां पर मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बाद इससे ज्योग्राफी बना है ना, ये ज्योग्राफी के बहुत महान थ्योरीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक, बिग बैंग थ्योरी। देन a person called come up with a theory called tricellular मॉडल, एक मॉडल बनाया गया जिसको बोलते हैं ट्राइसेलुलर मॉडल। ठीक है, यहाँ पर दो मॉडल आए थे पहले, वन सेल मॉडल और ट्राइसेलुलर मॉडल। ये किसके लिए है कि कैसे विंड का फॉर्मेशन होता है। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ विंड। किसने दिया था, बताओ भाई, पिछले सेशन वाले भी कुछ बैठे हैं, विंड फॉर्मेशन, सीधा सर नीचे कर लिया जल्दी बता। ट्राइसेल मॉडल जो विंड फॉर्मेशन का है, फेरल एंड हेडली। तो हेडली ने वन सेल दिया था और फेरल ने उसको फिर डेवलप किया, उसका नाम क्या है, फेरल। इस मॉडल को बोलते हैं फेरल मॉडल भी। कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज थोड़ी ना, बस फेरल मॉडल। इस साल के पहले वाले पिछले के पिछले वाले यूपीएससी का जाके मेंस का पेपर देखो, एक्सप्लेन द ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ फेरल। बेसिक चीज है, कुछ नहीं, पढ़ोगे जो चीज हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था मेंस पे, एक्सप्लेन द ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ फेरल, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, तो फेरल का जो ट्राइसेलुलर मॉडल है, ठीक है, पिछले बार जो सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या इफेक्ट करते हैं, तो इस सेल मॉडल में किसके बारे में बात करते हैं, विंड के बारे में, कि कौन कौन से विंड है। तो जितने भी विंड सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे विंड क्या करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर ये थ्योरी को हम वहाँ पर अप्लाई करें तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ाऊंगा इसको भी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। पहले ये सिंगल सेल मॉडल था, ये ट्राइसेलुलर है। सिंगल सेल मॉडल किसने दिया था, हेडली, उसको लिखने की जरूरत नहीं।
तो ट्राई सेलुलर मॉडल जिससे पूरे विंड सिस्टम को दुनिया का डिराइव किया गया, और उसी विंड सिस्टम के बेसिस पे आज हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी क्लाइमेट्स हैं, तो क्लाइमेट को पढ़ने के लिए विंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन थ्योरी, ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों ने दिया, सबका नाम नहीं लिखना है, बस कंडेंसेशन थ्योरी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ रेन, फॉर्मेशन ऑफ रेन एंड क्लाउड्स, बादल और जो बारिश होती है उससे संबंधित थ्योरी है कंडेंसेशन थ्योरी, रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड रेन्स। जस्ट नोट कर लीजिए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस SIS, प्लेट टेक्टोनिक, बिग बैंग, ट्राई सेलुलर एंड कंडेंसेशन थ्योरी। ठीक है, ये कुछ एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो ज्योग्राफी में काम आती है। मैं आपको वॉन थ्यूनन मॉडल ऑन सेटलमेंट ये सब नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत डीप हो जाएगा, उतना नहीं जाना है, पर ये 5 थ्योरी का नाम जरूर याद रखें जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 थ्योरी, ये 5 से 6 थ्योरी जो बताएगा टॉप के 5, ये 5 थ्योरी का नाम आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से जो बिग बैंग थ्योरी है इसके थोड़ा सा लिख लेंगे। बिग बैंग थ्योरी सारा नहीं लिखाऊंगा, कि लिखवा दूं सबके बारे में एक एक दो लाइन लिखवा दें, तो लिखो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। This theory is given by Sir Alfred Wegener, Sir Alfred Wegener, where he presented the moving crust, crust मतलब क्या है, लैंड, ब्रैकेट में लो लैंड, the moving crust he presented the moving crust and he opined, OPINED, and he opined that the crustal part of the earth, crust मतलब है जो लैंड है ना, अब यहाँ पर लैंड जो है, the crustal part of the earth is continuously moving and shaping our earth. To explain his theory, he gave the example of jigsaw fit, jigsaw, SAW, jigsaw fit, between jigsaw fit, JIGSAW, jigsaw fit of बोर्बोरिमा प्लेट्यू, अभी सब पढ़ाया था ना वर्ल्ड मैप में, बोर्बोरिमा प्लेट्यू ऑफ ब्राजील, जिक्सॉ फिट ऑफ बोर्बोरिमा प्लेट्यू ऑफ ब्राजील विथ गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ गिनी, GUNIEA, गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, बोर्बोरिमा प्लेट्यू ऑफ ब्राजील विथ गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का मैप देखें तो अफ्रीका का मैप कैसा था, साउथ अमेरिका का ऐसा, ब्राजील का, और अफ्रीका का अगर आप मैप देखोगे तो वो कैसा है, कुछ ऐसा है। उसका बोलना था कि ये जो है ये इसमें जाकर फिट हो जाएगा, ये गिनी कोस्ट है और ये क्या है, बोर्बोरिमा प्लेट्यू, ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे, और क्योंकि ये फिट हो जाएंगे इसलिए मतलब पहले ये एक हिस्से थे और अब ये दोनों एक दूसरे से मूव कर गए। इसको एग्जांपल देने के लिए उसने ये बताया। ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर, एंड ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सेकेंड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हॉल एंड दाना, they started it. Under this theory,
under this theory it is presented that the oceanic crust, जो ओशियन के नीचे क्या है, क्रस्ट है। लैंड तो है हमारा, अब ऐसा तो नहीं कि समुद्र में जाओगे तो जाते ही जाओगे, ऐसा है क्या कि ओशियन में चलेगा और जा ही रहे हैं, गहराई होगा लेकिन कहीं तो उसका भी लैंड है। जो ओशियन के नीचे का लैंड है उसको क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। और जो नॉर्मल लैंड है हमारे पास वो क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ आ रहा है? तो अगर हम लोग अपने अर्थ को देखेंगे अगर, तो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा कुछ, तो ये हमारा लैंड पार्ट है और ये क्या है, ओशियन बॉटम है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर नीचे लैंड नहीं होता तो पानी टपक रहा होता अर्थ के बाहर, और क्या होता, पानी टपक रहा होता नीचे, फिर तो पता नहीं कौन कौन भीग रहे होते उससे, ग्रेविटेशनल नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओशियन के नीचे का बॉटम, जिसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो ये इसने ये कहा कि जो ओशियन का क्रस्ट है इसमें भी इस तरीके से बीच में ब्रेक हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं। मतलब अगर वो लैंड का हिस्सा है तो दो ऐसे हो गए, ओशियन के ही लैंड जो हो रहे हैं वो आपस में इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और इस रीजन से फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो फटते हैं और वॉल्केनोज निकलते हैं, ठीक है। वॉल्केनो निकल रहे हैं तो वो लैंड को इधर फेंक देते हैं, तो ये लैंड क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये लैंड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ये आगे की ओर मूव करता जाएगा, फिर एक पोर्शन आएगा जहां से वो नीचे जाएगा और फिर ऐसा रिवाइव होगा। इसको बोलते हैं मेंटल कन्वेक्शन सेल। अभी बहुत डीप है, इतना ज्योग्राफी नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या हो रहा है, फट रहा है और धीरे धीरे दूर जा रहा है। उसी थ्योरी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसका एग्जाम्पल है कि ओशियन के बॉटम में बीचों बीच इस तरीके से लाइन है जहां से जो लैंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं MOR, मिड ओशियनिक रिज। ओशियन के बॉटम में नीचे जाओगे तो वहां पर लगातार क्या निकल रहा होगा, वॉल्केनो निकल रहा होगा, लगातार वहां से लावा निकल रहा होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, जैसे कि चैलेंजर डीप, ठीक है ना, गैलापागोस, हवाइन, ये सब क्या है उसी के एग्जाम्पल है यार, उसको भी लिखना नहीं। तो इस तरीके से क्या है, एक रीजन बनता है जिसको MOR बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज। बहुत डीप ज्योग्राफी है, वहां तक जाना नहीं है, तो इससे बस पासिंग रेफरेंस जैसा बता रहा हूँ, बट इन UPSC LT इज दोज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमको बस पासिंग रेफरेंस की ओर समझना है। ओके, राइट इट डाउन। MOR के बाद सॉरी क्या लिखा था, हॉल एंड दानामस लिखा है, अच्छा। अंडर दिस कॉन्सेप्ट दे प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ spreading sea floor with MOR, mid oceanic ridge, with MOR, mid oceanic ridge. The sea floor is spreading because of the mantle convection cell, MANTLE, the mantle convection cell, because of the mantle convection cell. Okay, next one, plate tectonic. Mackenzie, Morgan and Parker. Plate tectonic, Mackenzie, Morgan and Parker. The plate tectonic theory is the most important theory of physiography under the geographical studies, is the most important theory of physiography under the geographical studies, where the plate movement ब्रैकेट में, क्रस्टल मूवमेंट, जो क्रस्ट है, जो वैगनर ने बोला था, सही बोला था, उसको प्रूव करता है।
प्लेट मूवमेंट ब्रैकेट को क्रस्ट मूवमेंट, क्रस्टल CRUSTAL, वेयर द प्लेट मूवमेंट ब्रैकेट लिखेंगे क्रस्टल मूवमेंट कॉमा कन्वेक्शन सेल etc are put together as an explanation of moving earth crust, as an explanation of moving earth crust, as an explanation of moving earth crust. वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक. ओके, नेक्स्ट वन बिग बैंग. जॉर्ज लेमेत्री. The Big Bang theory, also called as the expanding universe, present the idea of the beginning and continuous expansion, of the earth, the beginning and the continuous expansion of the universe, not earth, the beginning and the continuous expansion of universe. Present the idea of beginning and continuous expansion of universe. The theory states that because of explosion at a point of singularity, कोई एक सिंगल पॉइंट था, वहां से क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ. द मैटर्स इजेक्ट आउट, the matters ejected, EJECTED, the matter ejected out, and they start rotating, with time they cooled and solidified, and form the planets. Similarly, the stars, moons, etc. are formed. And continuously they are forming. बने हैं और लगातार वो बन रहे हैं. And continuously they are formed. ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी थी? द थ्योरी ऑफ बिग बैंग. ठीक है, और जो फेरल है वो तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे. फेरल तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा इन द विंड सिस्टम, क्योंकि उसके बिना विंड मैं समझा नहीं सकता, और उसके बिना आपको विंड बताऊंगा तो विंड आपको समझ भी नहीं आएगा. ठीक है, तो जो विंड पढ़ना है वो फेरल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी क्या है, उसका डोमेन क्या है, और ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बिल्डिंग हुई. ठीक है, अब द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट with our syllabus topics. The first topic would be location and extension. ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, लोकेशन एंड एक्सटेंशन, और वहां से फिर प्रॉपर ज्योग्राफी की स्टडीज स्टार्ट करेंगे. ये जो बताया है अभी इनिशियल्स, ये फंडामेंटल चीजें हैं. कभी कभार इसको डायरेक्टली क्यूरियोसिटी वाइज वहां पर पूछ लिया जाता है. जब एग्जाम में जाओगे तो कभी, अब देखो ज्योग्राफर एक है जो आदमी, उसको बोलेंगे कि तुम पेपर बनाओ ज्योग्राफी का, तो उसके मन में पहला चीज जाएगा, पता है क्या? रिंग ऑफ फायर पूछूं. दूसरा उसके दिमाग में आएगा सरगासो सी. तीसरा उसके दिमाग में आएगा अल्फ्रेड वेगनर पूछ लेता हूं. चौथा आएगा आर्थर होम्स पूछ लेता हूं. प्लेट टेक्टोनिक पूछता हूं, क्योंकि वो उसका डोमेन है. उसको लगेगा यार यहां पर कोई जानता होगा तो वो ज्योग्राफी जानता है, उसको वहां मजा आ रहा होगा ना. तो अगर ज्योग्राफी के डीप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की जाए, या आपका पैटर्न पे जाने की कोशिश करे, तो आदमी वहां जाने का कोशिश करेगा. बाकी जनरल ज्योग्राफी तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ना है.
ठीक है, इसलिए मैंने एक बेसिक बता दिया, कम से कम नाम पता रहे, कभी किसी एग्जाम में आए तो टिक मार पाओ। मेंस में नहीं आने वाला, लेकिन प्री में आए तो टिक उसको आप कम से कम मार पाओ। ठीक है, फॉर दिस इन कुछ थ्योरीज का नाम याद रखना। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद लोकेशन एंड एक्सटेंशन, और वहां से इंडियन ज्योग्राफी को हम इनिशिएट करेंगे। ठीक है, सिलेबस बता दिया, सब बता दिया है, तो कल से प्रॉपर आप, कई लोग होते हैं अभी आज कॉपी नहीं बनाए होंगे, रफ में ही लिख के जा रहे हैं। कहाँ कॉपी है? 4 पन्ने में लिख के लेके आ गया है। क्या क्यों स्पाइरल कराना है? तो नया खरीद लिया, उसको स्पाइरल करा रहे, नई कॉपी खरीद के लिए शुरू से नहीं, पुराना आदिम जमाने में कुछ पढ़ा होगा तो इसको लग रहा है कि वो आदम का जो पढ़ाया हुआ चीज है या आदम में जो इसने पढ़ा है वो इसके काम आने वाला है। कुछ काम नहीं आने वाला, फेंक दो। ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स, समटाइम्स यू हैव टू डीक्लटर समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। डीक्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके काम नहीं आने वाली, फेंक दो उठा के। करेजियस होने का कोशिश करो, तो अंदर से आपके अंदर करेज होना चाहिए उसको फेंकने के लिए। ये रख रहा है, अभी फेंक दूंगा मैं, ठीक है, इतना करेज गेन करो कि फेंक दो, क्योंकि अब उसको भी आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा उसको भी पढ़ोगे, फिर 2-4 तो डाउनलोड कर लोगे, उसको भी पढ़ोगे, तो केवल ज्योग्राफी ही पढ़ोगे क्या साल भर? और एक सब्जेक्ट से तो पास नहीं होगे, हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो इसलिए आपका एक नोट्स हो कंप्रिहेंसिव हो और उसको आप 50 बार पढ़ो। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द बुक्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए कुछ बुक्स बता रहा हूं आप लोगों को। पहला बुक का नाम है नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है, इसी से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है जो भी, पर इसके साथ साथ आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12, इसकी टोटल 4 बुक्स हैं, बाय दोज बुक्स। ठीक है, ये बुक्स आप ले लेंगे मार्केट से, एनसीईआरटी की 4 बुक, क्लास 11th एंड 12th की 4 छोटी छोटी बुक्स हैं, उसको आप प्लीज ले लेना। ठीक है, बाकी मैं नोट्स में सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर पढ़ाता चलूंगा बताऊंगा, उसको जाकर वहां से रीड कर लेना। ठीक है, तो 2 चीजें होंगी, पहला क्लास में पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, कुछ असाइनमेंट्स और होमवर्क दिए जाएंगे जो आपको करना है आंसर राइटिंग के लिए, और थर्ड थिंग क्या होगा, ये जो चीजें हैं इसको आपको बनानी है, तो ये बुक्स को भी रीडिंग करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? तो जाकर क्या करना है, इसको ले लेना है, जाकर पता कर लो, आज जाके पता करोगे तो मार्केट आपको 3 से 4 दिन में उसको ला कर देगा। ये छत्तीसगढ़ में कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। जाकर एक बार मार्केट में पता कर लो, अगर ये बुक्स मिल रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो ऑर्डर करो, लोग पहुंचवा देंगे। ठीक है, यहीं पर कुछ 2-4 बुक डिपोज हैं, एलोरा बुक डिपो, वहाँ पता कर लो, वहाँ मिलता है अक्सर। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल।